तो जो भूकंप रोधी घर बनाए, या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकंप रोधी घर बनाए, उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मैं चीन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी का कौन सा घर? महात्मा गांधी के 3 घर हैं। एक घर उनका पोरबंदर, जहां पर उनका जन्म हुआ, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। दूसरा उनका जवानी का घर, जहां पर वो जवान हुए, पढ़ाई की, वो राजकोट में, धर्मेंद्र रोड है एक राजकोट में, आप में से शायद कई लोग गए होंगे, वहां पर उनका घर है। तीसरा घर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो भी आप में से कई लोगों ने देखा। एक आखिरी घर और है महात्मा गांधी का, वो सेवाग्राम आश्रम नागपुर के पास। मैं भी सौभाग्य से वहीं रहता हूं इस समय। महात्मा गांधी के घर के नजदीक ही मेरी कुटिया है सेवाग्राम आश्रम में। सेवाग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है, उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर। आप कभी भी वहां आइए, लगे तो कभी आपके लॉयंस क्लब की कोई कॉन्फ्रेंस वहां आयोजित करिए। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं। दुनिया के पता नहीं हजारों आर्किटेक्ट आए हैं वो घर देखने के लिए, और सबने उसको एक ही सर्टिफिकेट दिया है कि भूकंप से बचने के लिए इससे अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया। अच्छा, और एक मजे की बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांधी जी ने डिजाइन किया, वो खुद किया, किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया। और महात्मा गांधी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी, उसका उन्होंने वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया, तो उसमें 3 शर्त मैंने लगाई अपने ऊपर। पहली शर्त यह कि मेरा घर 500 रुपए में बनना चाहिए, 1 रुपया उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 501 रुपए लगा तो मैं कान खींचूंगा कार्यकर्ताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी। पहली शर्त यह कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपए होना चाहिए। और यह बात कब की है? 1936 की। 1936 में गांधी जी का वो घर बनकर तैयार हुआ। तो पहली शर्त यह कि वो घर पूरा 500 रुपए में बनना चाहिए। दूसरी शर्त उस घर की ये कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो जहां घर बनता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में से ही आना चाहिए। उस गांव के 20 किलोमीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी। दूसरी शर्त ये उसकी। और तीसरी और आखिरी शर्त ये गांधी जी ने लगाई थी कि घर के अंदर में जहां भी बैठूं, मुझे आसमान दिखाई देना चाहिए। मैं घर के अंदर किसी भी स्थान पर बैठूं, मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए। अब ये 3 शर्तों के आधार पर गांधी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बना दो। पहली शर्त कि 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरी शर्त कि 20 किलोमीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा। और तीसरी और आखिरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाऊं जाकर, मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए। तो जितने भी आर्किटेक्ट आए सब फेल हो गए। सबने गांधी जी को कहा कि माफ करिए, हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते। फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्ट आए जो गांधी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ अमेरिकन आए, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो गए। फिर सबको चिंता होने लगी कि ये घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता थी जमनालाल बजाज जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा कि बापू आप 500 रुपए की बात करते हैं, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता, उसमें क्या तकलीफ है। आप जानते हैं बजाज जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था। वो जो रकम भर के उसको साइन कर देंगे वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो ब्लैंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता वो 500 रुपए, तो ये तुम्हें देना है, इसकी व्यवस्था। तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परेशान हो गए, बजाज जी को बहुत तकलीफ हो गई। अब वो कहने लगे कि फिर बापू घर वर बनेगा नहीं बनेगा, एक झोंपड़ा बना लो यहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने घर का डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया। आप कभी भी आइए उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है। उस घर में जितना भी रॉ मटेरियल लगाया गया है वो सब सेवाग्राम से 20 किलोमीटर दूर के गांव से लाया गया।
दूसरा, उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो 20 किलोमीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो, और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499 रुपए 50 पैसे ही आया है। 500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था। और तीसरी शर्त कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाइए, आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा। तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इनविटेशन कर रहा हूं आपको कि आप आइए सेवाग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फ्रेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए, और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराइए, ये मैं चाहता हूं। और वो घर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है। दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ जिसका नाम था इवान इलिच। उसने गांधी जी के घर के बारे में लिखा है कि मैंने दुनिया के 50 सैकड़ों हजारों कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ऐसा अद्भुत कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। दुनिया का उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिप्पणी है गांधी जी के घर के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूकंप से जुड़ता है। गांधी जी ने जब घर की निर्माण की रचना की तो उनको किसी ने कहा कि गांधी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहां पर है वहां भी टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं और वो सीस्मिक जोन है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसका ध्यान बराबर रखूंगा कि ये सीस्मिक जोन है, और उन्होंने घर का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि उस इलाके में बार बार भूकंप आए हैं। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में भूकंप नहीं आए हैं। गांधी जी के घर को आज तक एक क्रैक भी नहीं आया, आज तक क्रैक नहीं आया। और वो घर बने हुए 1936 और आज 2000, तो आप सोचिए 64 इयर्स तो हो ही गए। उसमें एक पैसा का सीमेंट नहीं लगा, एक पैसे का सीमेंट नहीं लगा, कहीं पर लोहा नहीं है, आयरन नहीं है। जो घर में इस्तेमाल किया गया है मटेरियल, वो एक तो मड है, मिट्टी है, दूसरा कवेलू है, टाइल्स है मिट्टी के बने हुए, तीसरा बांस है, बंबू है। बस तीन ही चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया और वो तीन चीजों से उनका घर बना है। आज तक कभी उसमें क्रैक नहीं आया, आज तक कभी वो गिरा नहीं है। और उसकी जो लाइफ बताते हैं लोग कि इसकी टोटल लाइफ कितनी होने वाली है, तो मिनिमम लाइफ उसकी लोगों ने कैलकुलेट की है कि 150 इयर्स तो होने ही वाली है। माने उसमें करीब 64 इयर्स तो बीत गए हैं, लगभग 100 साल वो घर और रहने वाला। हम लोग वहां सिर्फ इतना ही करते हैं कि साल में एक बार उसको पुताई करते हैं, और वो भी गांधी जी नियम बनाकर गए थे उसके हिसाब से करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर की पुताई किस चीज से होगी, गाय के गोबर से। तो वहां गाय पाली जाती है आश्रम में, उसका गोबर निकाला जाता है, उस गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है, साल में एक बार उसकी पुताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं बस, और उसमें मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं। तो आप कभी आएंगे तो देखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि उस घर का जो डिजाइन है और उस घर को बनाने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक हमारी उस पुस्तक में आए और पूरे कच्छ के इलाके के लोगों को बांटा जाए कि भाई देखो, आदर्श घर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है। और गांधी जी गुजरात के ही थे, गुजराती लोगों को ये और जल्दी समझ में आएगा कि हमारे ही किसी व्यक्ति का डिजाइन किया हुआ वो है। तो ये एक छोटी सी बात जो व्याख्यान के पहले मैं कहना चाहता था। एक छोटी सी दूसरी बात और, कि मैंने मेरे जीवन में ये सब जो शुरू किया, स्वदेशी का काम या आजादी बचाओ आंदोलन का काम, तो मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी से ही हुआ। वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के जीवन की एक ही घटना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो घटना सुना के मैं मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं। वो घटना है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के प्रवास की। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1894-95 के आसपास दक्षिणी अफ्रीका गए। पहले वकालत पूरी की, वकालत की पढ़ाई पूरी की, इंग्लैंड से वापस लौटे। वापस लौटने के बाद फिर दक्षिणी अफ्रीका गए। एक सिलसिले में कोई केस था, उस केस के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो वो गए जब साउथ अफ्रीका, तो वकील बैरिस्टर की हैसियत से गए। हुआ क्या, वो घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसने मुझे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। गांधी जी पहुंचे, वहां एक कोई कंपनी थी, वो कंपनी को कोई केस हुआ था, वो भारत के ही कुछ लोगों की कंपनी थी। तो गांधी जी उनके वकील की हैसियत से वहां केस लड़ने वाले थे। तो गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उसके पहले जो वकील महोदय थे जो केस लड़ रहे थे, पहले से ही एक लॉयर थे वहां पर, उनके साथ गांधी जी का परिचय हुआ। तो गांधी जी ने पूछा कि मुझे जो केस लड़ना है उसकी फाइल जरा दे दो। तो गांधी जी ने फाइल का अध्ययन किया। फिर उसने कहा कि अदालत कहां पर है, वहां लेकर जरा चलो। तो गांधी जी की पहली घटना है ये साउथ अफ्रीका की, वो अदालत में पहुंचे। आप जानते हैं कि खांटी गुजराती आदमी, और गुजरातियों में भी काठियावाड़ी,
तो एकदम शुद्ध काठियावाड़ी आदमी। तो आप जानते हैं काठियावाड़ के लोग तो वो पगड़ी बांधते हैं ना, 5 मीटर लंबा कपड़े की वो पगड़ी बनाते हैं और एक विशेष स्टाइल में उसको बांधा जाता है। तो गांधी जी पगड़ी बांधकर अदालत में पहुंच गए। अब जज ने जब देखा कि पगड़ी बांधे हुए कोई व्यक्ति आके बैठ गया है, तो जज ने उनके ऊपर बहुत जबरदस्त व्यंग कसा और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि अदालत के कानून के अनुसार यहां पगड़ी बांधकर आना मना है, अदालत के कानून के अनुसार। तो गांधी जी ने पूछा तो जज ने कहा कि आपको ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी, तब आप यहां बैठ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये पगड़ी मेरे शान का प्रतीक है, ये मेरी इज्जत का प्रतीक है। मैं भारत में जिस स्थान से आया हूं वहां पगड़ी उतारी नहीं जाती। काठियावाड़ भारत का वो स्थान है जहां पगड़ी उतारना सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, और पगड़ी वही उतारता है जो किसी का गुलाम हो जाता है। मैं आपका गुलाम नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मैं पगड़ी नहीं उतार सकता। जज बौखला गया, क्योंकि इतनी हिम्मत से बात कहने वाला कोई आदमी उसके सामने पहली बार आया। तो उसने पूछा कि ये है कौन? तो बताया गया कि केस के सिलसिले में ये एक लॉयर है जो भारत से आया है। तो उन्होंने कहा कि इसको तमीज सिखानी चाहिए। तो उनके जो बगल का लॉयर था, जो गांधी जी को लेके गया था, उसने खुसफुस करना शुरू किया और गांधी जी को समझाया कि भाई आप ये उतार दीजिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा दिमाग। गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे सम्मान का प्रतीक है। मैं पगड़ी मैंने अगर उतारी तो ये भारत की पगड़ी उतार दी, ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तो तैयार हूं जेल जाने के लिए, आप उनसे कहो कि ऑर्डर करें और मुझे जेल में भेज। तो जज भी परेशान हो। अब वो गए थे केस लड़ने के लिए और अपना ही केस लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जज बौखला गया कि ये आदमी कहता है कि ऑर्डर करो, मुझे जेल में भेजो, मैं पगड़ी नहीं उतार सकता, तुम्हारे जो कानून है उसके आधार पर काम। अब वो जज बौखला गया, फिर बहुत सारे लोग आ गए, हंगामा होने लगा, फिर बहुत सारे पत्रकार भी थे, वो सब इकट्ठे हुए। तो जज ने बात को समाप्त करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि अगर पगड़ी नहीं उतार सकते तो आप इस अदालत से बाहर चले जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे यह मंजूर है कि मैं अदालत छोड़ के चला जाऊं, और गांधी जी छोड़ के निकल गए अदालत। फिर हुआ क्या कि गांधी जी ने जो पहला संकल्प किया साउथ अफ्रीका में, वो यही संकल्प था कि मैं अगली बार जब बहस करने आऊंगा इस अदालत में तो ये कानून बदला हुआ मिलना चाहिए मुझे, तब मैं बहस करने के लिए आऊंगा। मैं पगड़ी कभी नहीं उतारूंगा, पगड़ी पहनकर ही बहस करूंगा पूरी अदालत में। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने वो अंग्रेजी कानून बदलवा दिया, अंग्रेजों को कानून बदलना पड़ा। और महात्मा गांधी ने फिर जितने भी समय बहस की साउथ अफ्रीका में रहते हुए, पगड़ी पहनकर ही बहस की। इस एक घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। घटना बहुत छोटी सी है, अगर गांधी जी चाहते तो समझौता कर सकते थे, और वो समझौता करना बहुत आसान था। लेकिन गांधी जी ने उस पगड़ी को भारत के सम्मान का प्रतीक बना दिया वहां पर। और गांधी जी ने बाद में लिखा है अपनी पुस्तक में कि अगर मैंने वो समझौता किया होता तो बार बार मैंने समझौते किए होते और भारत की आजादी का लक्ष्य अधूरा रह गया होता। एक और ऐसी घटना हुई, वो सुनाने का लालच मेरे मन में आया, क्योंकि महात्मा गांधी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक दूसरी घटना और हुई जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ महात्मा गांधी से। वो घटना हुई, वो भी साउथ अफ्रीका में हुई। घटना ऐसी हुई कि जब ये पगड़ी वाला कानून अंग्रेजों ने बदल दिया और पगड़ी पहनकर बहस करने पर पाबंदी हटा ली गई, और पाबंदी हटाने के बाद फिर जो सरदार लोग वहां रहते थे साउथ अफ्रीका में, उनको भी इजाजत मिली कि वो पगड़ी पहनकर बहस कर सकते हैं। तो गांधी जी के सामने एक दूसरी चुनौती थी, और वो चुनौती थी वो ये कि अचानक से प्रिटोरिया में एक कानून बना। प्रिटोरिया उस समय राजधानी था साउथ अफ्रीका की। तो कानून वो इस तरह का था कि जितने एशियन लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए, इसका एक कानून था। उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन ही बना के रखना है। और उसके लिए कानून में यह तय किया गया कि आप जो भी एशिया से आए हैं उनको आने के तत्काल बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना, और वो साउथ अफ्रीका के उन कॉलोनीज में नहीं रहेंगे जहां पर वहां के अंग्रेज रहते हैं, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी। जैसे हमारे देश में होता है ना, अभी भी गांव में आप जाइए तो फ्यूडलिज्म जहां पर है, वहां पर जो SC STs होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके घर गांव के बाहर होते हैं।
वैसा ही कुछ कानून वहां बनाने की बात चली कि जो एशियन सिटीजन्स हैं, जो एशिया से आने वाले लोग हैं, उनको साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ नहीं रहना है, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के ही रहना है। और आने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, शादी करनी है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह इस तरह के। और जो वहां के उद्योग धंधे हैं उनमें उनकी इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगा। माने हमेशा आप वहां नौकर बनकर रहेंगे, आप किसी इंडस्ट्री को ओन नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनेस आप नहीं चला पाएंगे। ऐसा एक कानून बनाने की तैयारी अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार ने की। महात्मा गांधी ने उसको चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने कहा कि यह कानून मैं बनने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। अब जब वो कानून नहीं बनने दूंगा ये संकल्प कर लिया तो महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया। अभियान क्या शुरू किया? गांव गांव जाना, जो एशिया के रहने वाले लोग हैं उनको मोबिलाइज करना, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करना और इस कानून को रुकवाना। तो वहां पर जो मुसलमान समुदाय के लोग थे उनमें जाकर उन्होंने कहना शुरू किया, हिंदू समाज के लोग थे उनको समझाना शुरू किया। गांधी जी के समझाने का नतीजा ये निकला कि 2-3 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन उस कानून के विरुद्ध बन गया। गांधी जी ने फिर एक रैली आयोजित की और उस रैली में करीब 10,000 लोग आए, स्त्री पुरुष बच्चे, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी, पारसी लोग भी कुछ वहां पर थे, वो भी सब इकट्ठे हुए। और उन सबके सामने गांधी जी ने कहा कि हम सबको संकल्प करना है कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे, भले ही हमें इसके लिए जेल में जाना पड़े, भले ही इसके लिए मार खानी पड़े, भले ही इसके लिए मर जाना पड़े, ये अपमानजनक कानून तो हम नहीं बनने देंगे। उस सभा में प्रस्ताव पारित हुआ। सभा ने महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया और महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया कि वो ब्रिटेन की सरकार से इस पर बात करें। तो ब्रिटेन की सरकार से बात करने के लिए बाद में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर लंदन आए। लंदन में करीब 20-21 दिन रहे और वहां भी उन्होंने एक ही काम किया कि लंदन में रहने वाले जो भारतीय लोग थे उनको मोबिलाइज किया। और उनका मोबिलाइजेशन जब बहुत बड़े पैमाने पर हुआ तो महात्मा गांधी ने एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट ब्रिटेन के राजा को सामने उन्होंने पेश कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कानून एकदम गलत है, अन्यायपूर्ण है, जन भावना के विरुद्ध है, मानवीयता के खिलाफ है, ये कानून नहीं बनना चाहिए। ब्रिटेन के राजा ने पहले तो गांधी जी की उपेक्षा की, बाद में ब्रिटेन के राजा को किसी ने कहा कि ये आदमी बहुत टेढ़ा है, अगर आपने इसकी बात को नहीं माना तो ये यहीं सत्याग्रह करने बैठ जाएगा लंदन, और इसको मरने से